ग्राफ से अगर हम बात करेंगे तो एक ग्राफ की स्लोप से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और एक ग्राफ के एरिया से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे स्लोप की बात होती है तो स्लोप हमारे पास जो फार्मूला होता है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू, हमारे पास फार्मूला होता है या तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दें, या तो एंगल्स की फॉर्म में गिवन हो तो टेन थीटा से आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो जब आप बात करते हैं एफ ओवर एक्स यानी एफ डिवाइडेड बाई एक्स, ये बराबर होता है किसके, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं जब एंगल गिवन हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जब आपको पॉइंट्स फॉर्म में ही कोई क्वेश्चन न गिवन हो। इसका मतलब है स्लोप हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज इक्वल्स टू, या आप कह सकते हैं कि गिव्स स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमें स्प्रिंग कांस्टेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सेकेंडली, जब आप ग्राफ की बात करते हैं एरिया की, तो सपोज कीजिएगा आप कोई सभी ग्राफ ले लें, लेट्स से आपके पास ये ग्राफ आ गया। तो अब एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया हमारे पास क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप आपके पास बन रही है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एफ इंटू आपके पास एक्स इंटू बेस इंटू हाइट, एफ इंटू एक्स। ये बेसिकली आपको बताता है किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो दो एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है। हमें पता चल गया कि यहाँ से हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर जब आप एरिया की बात करते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ की, तो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपको एनर्जी या फिर आप कह सकते हैं कि वर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट को एक और नाम भी दिया जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। आप इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन देख लें। देखिए क्वेश्चन आपके पास आ गया, सपोज कर ले कि ये मेरे पास, लेट से स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, फोर्स अलोंग आपके पास वाई एक्सिस है और ये अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास मौजूद है, एक्सटेंशन मौजूद है। अब वो कहता है क्या है, आपसे कहता है कि दो ग्राफ मुझे गिवन है, एक लेट से सपोज कीजिएगा कि ग्राफ वन कह दें आप, और लेट से एक दूसरा ग्राफ आपके पास क्या है, ये सेकेंड ग्राफ है, ये आप नाम दे दें वन, इसको आप नाम दे दें टू है। ये आपके पास एंगल बना रहा है 30 डिग्री, और ये आपके पास एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वो कहता ये है कि भाई फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर द डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज शोन, लेट्स सी, इस तरह से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी जाएगी। तो बताना आपने ये है कि भाई आप इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट्स की रेशो को कैलकुलेट कर लें, K1 और K2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी। सो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, वो कहता है 1/3, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 3/1, ऑप्शन नंबर सी √3/1 कह दे, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 1/√3 कह दीजिएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि जब हम स्लोप की बात करते हैं तभी हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मिल रहा होता है, तो के का मतलब होता है कि स्लोप कैलकुलेट कर ले, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स गिवन है, उसका फार्मूला होता है टेन थीटा। सो के इज इक्वल्स टू, अगर आप K1 और K2 की बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि टेन थीटा वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो K1 ओवर K2 इज इक्वल्स टू टेन थीटा वन, टेन थीटा वन आपके पास कितना है, 30 डिग्री है, और आपके पास थीटा टू कितना है, वो आपके पास 60 डिग्री है। तो टेन 30 डिग्री का आंसर आपके पास होता है 1/√3, और टेन 60 का आंसर आपके पास होता है √3। तो ये बनेगा 1/√3 डिवाइडेड बाय, और लिख सकते हो √3, यहाँ पे चूंकि ये नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो √3 इसका मतलब है इसका आंसर आपके पास क्या आता है, 1/3, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो अल्फा ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट बन जाएगी। क्लियर। सेकेंड, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पास एरिया के लिहाज से पूछा जा सकता है, मतलब आपको कोई भी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन हो, सपोज करें कि आपके पास फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है,
दो ग्राफ आपको इसमें भी गिवन किए जाएंगे। ये फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि दो ग्राफ आपको गिवन होंगे, जैसे आप सपोज करें कि ये 1 है, ये आपके पास सेकेंड ग्राफ है। अब वो कहता है 1 और 2। क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपसे सवाल पूछूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपके पास। नंबर 1, W1 is equals to W2। ऑप्शन नंबर बी, W1 ग्रेटर देन W2। ऑप्शन नंबर सी, W1 लेस देन W2। डेल्टा ऑप्शन आपके पास है none ऑफ दिस। तो विच व्हाट विल बी द आंसर? जी जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। जी चार्ली होगा। क्यों चार्ली होगा? वजह? यस, हमने बात की ना एरिया की, तो वो एरिया हमें इन्फॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, वो हमें वर्डन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो चूंकि 1 है, तो इसके नीचे अगर आप ग्राफ का एरिया देखेंगे तो वो आपके पास बड़ा कम है, जबकि इस ग्राफ के नीचे एरिया अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास ज़्यादा है। तो आपको पता है, हमें अभी पता यहाँ पे डिस्कस किया था कि एरिया इज इक्वल्स टू वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एरिया है सेकंड वाले का, वो आपके पास चूंकि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, सो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सवाल यही है, स्टेटमेंट यही है। मैं आपसे पूछता कुछ इस तरह से हूँ, सेकेंड एमसीक्यूज इधर से मैं बना लेता हूँ। एक और क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द अबव फिगर, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव ग्राफ। ऑप्शन आपके पास है, लेट्स से आपके पास है K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज ग्रेटर देन K1, C K1 इज इक्वल्स टू K2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। और फिर से आप बताएं आंसर क्या होगा। एक मिनट। अब चेक कीजिएगा। जी आंसर बताएं जरा, इसका क्या आंसर होगा? जी कोई और आंसर देना चाहे इसका बेटा? बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। वाई? बिकॉज आपको पता है कि जहाँ पे मैं बात करता हूँ तो स्लोप आपके पास जो सेकेंड ग्राफ है उसका ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द स्लोप ऑफ द फर्स्ट ग्राफ। कैसे पता चलेगा बेटा? कि जिस ग्राफ की बेंडिंग वाई के अलॉन्ग ज़्यादा होगी तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप सेकेंड ग्राफ का ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा बन जाएगा। ठीक, हम बेसिकली जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बार बार बात कर रहे हैं और वर्ड हम सुने जा रहे हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पे रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया था, तो उसी को हम लेके चलेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास क्या होता है। हमने ये रिलेशन पहले लिखा हुआ था स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में, हमें पता है कि एज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स के बराबर होता है। आप यहाँ पे इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं इसको कि आप लिख ले कि रेशो ऑफ द फोर्स टू एक्सटेंशन, तो इसको हम कहते हैं दिस इज नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। आप इसी फार्मूले से स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट लिख लें, तो फोर्स की होती है न्यूटन और एक्स की होती है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर आपके पास क्या बन जाएगा, इसकी यूनिट बन जाएगी। अगर आप इसको बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो केजी मीटर पर सेकेंड माइनस टू इज द यूनिट ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आप जरा दो पॉइंट्स में लिखते जा रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और जो हमारे पास सरफेस टेंशन है, क्योंकि सरफेस टेंशन हमारी टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर आपका ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस टेंशन हैव सेम यूनिट्स। तो ये पहला पॉइंट, पहला एमसीक्यूज की फॉर्म में
आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, पॉइंट बेटा याद रखिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो आपके पास होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड आपके पास क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल है, नेचर ऑफ मटेरियल। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसके साथ, थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, वो ये है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। ये हमारे पास है, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक। अच्छा, अब हम बात करते हैं, यस जी, हाँ जी, किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जगह केजी पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ बेटा देखिए, इसके बाद अब बात करते हैं, तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं उसके ना कम्बिनेशंस के लिहाज से बात होती है और उनकी कटिंग के लिहाज से बात होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्प्रिंग की कटिंग जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। नंबर वन, पहली बिट आपके पास कटिंग हो सकती है कि जब आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और दूसरा आपके पास ये हो सकता है कि आप इसको अनइक्वल पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड कर दें। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ इक्वल पार्ट्स, यानी आप इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और सेकेंड आपके पास आ जाएगा अनइक्वल पार्ट्स, कि हम अनइक्वल पार्ट्स के अंदर एक स्प्रिंग कांस्टेंट की डिविजन कर सकते हैं। चाहे इक्वल पार्ट्स में करें, चाहे आप अनइक्वल पार्ट्स के अंदर कर लें, याद रखिएगा जो हमारे पास फार्मूला होता है वो, या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, वो कहेगा कि अ स्प्रिंग इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो आफ्टर कटिंग होगा ना, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। फार्मूला मैं लिखता हूँ, के प्राइम इज इक्वल्स टू एल के डिवाइडेड बाय एल प्राइम। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जो हमारे पास के प्राइम और एल प्राइम है, ये वो आपके पास वैल्यूज़ है जो आपकी आफ्टर कटिंग है, और जो हमारे पास एल और के है, ये जो आपके पास है, ये हमारे पास क्या है, इट आर द वैल्यूज ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ बिफोर कटिंग की बात हो रही है। तो बिफोर कटिंग तो आपका चेंज होगा ही नहीं, वो तो फिक्स्ड है। चेंज किस में आना है, वो आपके पास आफ्टर कटिंग वाले केस में आपका चेंज आ जाएगा, ठीक। जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ये बात आपको मजीद क्लैरिफिकेशन की हो जाएगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि स्प्रिंग मेरे पास है, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ, सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास लेंथ इसकी स्मॉल एल है, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द दिस स्प्रिंग। अब मैं करता क्या हूँ, इस स्प्रिंग को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, तो वो आपसे पूछेगा क्या, वो आपसे कहेगा कि देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग विल बी, ईच स्प्रिंग आफ्टर कटिंग इज, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, लेट्स से आपके पास है के, ऑप्शन नंबर बी आपके पास 2k है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है k/2, ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास है वो नाल ऑफ दिस की ऑप्शन है। तो देखिए,
जब आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ना, तो फिर आपके पास जो स्प्रिंग होगी उसके दो पार्ट्स आपके आ जाएंगे, एक ये आ गया और सेकंड आपके पास ये आ जाएगा। तो अगर टोटल लेंथ आपके पास सपोज कर ले कि इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेट से, तो अब एक स्प्रिंग मेरे पास पार्ट आ गया, उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताएं। अब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 10 सेंटीमीटर को, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी आफ्टर कटिंग, 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर लिखना चाहता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में कि पहले के मुकाबले में इसकी लेंथ हाफ हो गई है, और इसकी स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ भी पहले के मुकाबले में हाफ हो गई है। और इसको मैं लिखता हूं कि चूंकि ये लेंथ आफ्टर कटिंग है, तो मैं इसको एल प्राइम कह देता हूं, और इसको भी मैं एल प्राइम ही कह देता हूं। तो अगर मैं एक पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, तो दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या है, इक्वल पार्ट्स ही मौजूद है। अब मुझे पता है कि के प्राइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल के डिवाइडेड बाय एल प्राइम होता है। तो एल इंटू के ये फिक्स होगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखिए। सिर्फ एल प्राइम की वैल्यू को आपने पुट करना होगा, और एल प्राइम यहाँ पे क्या है, एल बाय टू आपके पास है, ये टू आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 LK डिवाइडेड बाय एल, स्मॉल एल से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम्स डबल एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ से हमारे पास लिख सकता हूँ कि मैं अभी तो ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब इसका छोटा सा शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट बेटा कुछ इस तरह से है कि जब आप न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, तो याद रखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट का इनवर्स रिलेशन होता है लेंथ के साथ। आपने करना क्या है कि जो भी आपके पास लेंथ होगी आफ्टर कटिंग, ठीक है, आपने क्या करना है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ द एल प्राइम। आपको जो भी आफ्टर कटिंग वैल्यू गिवन होगी उसकी आपने जस्ट रेसिप्रोकल ले ले, तो वो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो उस पर आपका टाइम नहीं लगेगा, कंज्यूम नहीं होगा। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को कर लेता हूं, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था कि जो मेरे पास इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे मैं इस पर इंप्लीमेंट कर देता हूं कि प्राइम का इनवर्स रिलेशन है एल प्राइम के साथ, और एल प्राइम मुझे गिवन है कितना, एल बाई टू गिवन है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल ले लें तो क्या बनेगा, 2K बन जाएगा। एल बाई टू का आपके पास क्या बनेगा, 2K बन जाएगा, तो ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? ओके, अब अगर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, चले मैंने एक आपको अनइक्वल पार्ट्स का मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपको मजीद यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बात। एक स्प्रिंग है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो सपोज कर ले कि मेरे पास स्प्रिंग की जो लेंथ है वो है लेट्स से स्मॉल एल। उसी तरह से हम ले लेते स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब वो स्टेटमेंट ही कह रहा है इट इज कट इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। दो अनइक्वल पार्ट्स से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। एक जो मेरे पास आया है वो आपके पास समझे कि जो लेंथ है उसकी, वो कहता है कि L/3 है, और जो सेकेंड वाला है उसकी जो स्प्रिंग जो उसकी लेंथ है वो 2L/3 है। अब यहां से जरा गौर से देखिएगा, वो आपसे क्या कह रहा है कि दो अनइक्वल पार्ट्स हैं। यहां से दो सवाल पूछे जा सकते हैं। देखें, एक पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पार्ट, या आप कह सकते हैं कि ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट कह सकता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट की आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। एक बात तो आपके पास ये आ जाती है, ठीक। दूसरा आपके पास क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट, जो आपके पास ग्रेटर है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें। तो जैसे मैंने पहले शॉर्टकट बताया है, उसी को जरा ध्यान में रखें और आप इसको सॉल्व करें, ठीक। तो बता सकता है कोई
कि स्मॉलेस्ट पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। स्मॉलेस्ट पार्ट ये वाला है L/3, तो स्मॉलेस्ट पार्ट आपके पास L/3 हो गया। जल्दी से नुमान साहिबा बताएं इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। 3K हो जाएगी। जस्ट रेसिप्रोकल ले ले तो क्या बनेगा, 3K बन जाएगा। दिस इज द आंसर। सेकंड आपके पास क्वेश्चन के लार्जेस्ट पार्ट की, जी अख्तर साहिबा बताइएगा। यस 3/2K, तो क्रे प्राइम इज इक्वल्स टू 3/2K इज द आंसर। अब ये दो सवाल यहाँ से पूछ लिया आपसे। तीसरा सवाल यहाँ से वो पूछ सकता है, वो आपसे कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। अब आपने ये कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जब मैंने स्प्रिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो इसको फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। के एस डिवाइडेड बाई के एल इज इक्वल टू स्मॉल की कितनी है, वो आपके पास 3K है। लार्जेस्ट वाली कितनी है, 3/2K आपके पास आ गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3K इन टू आपके पास क्या बनेगा, ये 2 आप उसको ऊपर लेके चले जाए तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा 3K बन जाएगा। तो 3K से कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 2:1 विल बी द आंसर। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटे बात, ये सबको समझ आ गई। अच्छा ये जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के ना क्वेश्चंस हैं, ये जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, ये हम जस्ट एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ रहे हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर खुदा ना खास्ता पेपर में कोई सवाल इस लास्ट आ जाता है तो आपको आना चाहिए। बाकी इसका सवाल वैसे अभी तक कोई इतना ख़ास आया नहीं है पेपर में। बहुत पहले पेपर में 1-2 सवाल आए थे, उसके बाद ही पेपर में सवाल नहीं आए। अब आ जाए इसकी कम्बिनेशंस के ऊपर। आफ्टर कटिंग जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग कहा जाता है। कम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग में पहला हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में जब बात करें हम तो यहाँ पे वही बात कि स्प्रिंग्स जो होंगे वो एंड टू एंड springs are connected with each other. End to end springs are connected with each other. अब जब इसकी बात करते हैं तो हम डायग्राफिकली ये बात इस तरह से नोट कर सकता हूँ मैं कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। इसी तरह से ये एक और स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K2 है, और इसको हमने एक मैश के साथ अटैच किया हुआ है। अब ये एक एंड ऑफ द स्प्रिंग दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड हो चुका है। तो जब हम बात करते हैं इसके केस में, तो अगर सीरीज में लगे हुए आप सीरीज कम्बिनेशन आपके पास आ जाती है तो फिर हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है इक्विवेलेंट की 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस क्या बनेगा 1/K2 अप टिल टू सो ऑल 1/Kn आ जाता है। ये आपके जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। अगर मेरे पास 2 स्प्रिंग्स है, जैसे 2 स्प्रिंग मैंने यहाँ पे ले ली K1 और K2, उनके लिए मैं इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ये क्या बनेगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 K2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा K1 प्लस K2 बन जाएगा। तो मैं इसको जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट आ जाएगा, K1 प्लस K2 आपके पास क्या हो रहा है, सम हो रहा है, तो सम नीचे आप लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P डिवाइडेड बाय S। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, S स्टैंड्स फॉर, अगर मेरे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हो, फॉर आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के केस में मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, देखिए अगर K1 और K2 आपस में बराबर हो गए तो दोनों की जगह आप क्या पुट कर दे, K पुट कर दे, तो K इधर भी पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, और नीचे आपके पास सम हो रहा है तो वहाँ भी आप पुट कर दे, तो ये बन जाएगा क्या, K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2K बन जाएगा। तो K से कैंसिल हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि K इक्विवेलेंट आपके पास बराबर आ गया
के डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ गया। ये तो दो हमारे पास स्प्रिंग्स है जिनकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमने कहा कि आइडेंटिकल है। लेकिन हमारे पास अगर n आइडेंटिकल का हमारे पास स्प्रिंग्स आ जाए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं फॉर n identical springs which are connected in the series combination। तो उसके लिए मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय n। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक छोटा सा शॉर्टकट फार्मूला आ जाता है यहाँ पे। ठीक। अब इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, जिसको हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स, जो आपने यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए उसको आप उलट करके लिख ले, ऑपोजिट फॉर्म में लिख ले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास दो स्प्रिंग्स है, एक ये है और एक स्प्रिंग्स आपके पास ये है, एंड बोथ आर अटैच्ड टू द मास m। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k1 और इसकी आपके पास क्या है k2 है। इस केस में साइड बाय साइड स्प्रिंग्स का आपस में, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, वहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइड बाय साइड आपके पास कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंग्स एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि जब आप यहाँ पे इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो के इक्विवेलेंट जो होता है तो बराबर होता है सारे स्प्रिंग कांस्टेंट्स जितने भी आपने कनेक्ट किए उन स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू को आप ऐड कर ले, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट बन जाएगा। इसी तरह से मैं ये बात इस तरह से ऐड कर लीजिएगा पॉइंट, जब आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिकल्स हो, फॉर आइडेंटिकल्स स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसके केस में क्या बनेगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जरा गौर से देखिएगा कि जब आपके पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा चाहिए हो, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ानी है आपने, तो आप देखिए के इक्विवेलेंट जो होता है यहाँ पे इट इज इक्वल टू के मैक्सिमम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज कर रही होती है। जबकि अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि के इक्विवेलेंट आपके पास क्या करता है, डिक्रीज कर रहा होता है। ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रख लेने। क्लियर बेटे बात, यहाँ तक क्लियर होगी सबको। मतलब इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंक्रीज करता है, आप बेशक लिख लें ग्रेटर, मतलब इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि वो मैक्सिमम वैल्यू देता है आउटपुट पे, इसका मतलब ये लिखा था। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपके पास नोट कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये अब आपने खुद करना है। ये एमसीक्यू आपके पास है कि मेरे पास ये एक स्प्रिंग है, लेट्स से आपके पास एक और स्प्रिंग है and they are connected with the another spring and then this is attached with the mass m। आप सब की स्प्रिंग कांस्टेंट्स की वैल्यू k ले ले। वो आपसे कहता क्या है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन आपको दिया जा सकता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाई k। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m डिवाइडेड बाय 3k। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा 3m डिवाइडेड बाय 2k। और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k।
अब इसकी वैल्यू को आप देखें, टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के होता है। लेकिन याद रखें, वो फार्मूला तब होता है कि जब आपके पास एक स्प्रिंग वहां पे आपके देखें टेक्स्ट बुक के अंदर एक स्प्रिंग आपका गिवन है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्प्रिंग की कॉम्बिनेशन गिवन हो तो फिर आपने जो फॉर्मूला लगाना है, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के। ये तब होता है जब आपके पास एक स्प्रिंग कनेक्टेड हो, यानी एक मैस एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हो। जैसे ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस को अटैच किया हुआ है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के लिए बात करेंगे, देन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट आपको करना पड़ेगा। आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इक्वेशन नंबर ए। अब पहले आपने के इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक। उसके लिए ये दोनों जो आपके पास है, जो आपके ये वाले स्प्रिंग्स हैं, दी स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपके पास क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, आइडेंटिकल भी है। इस केस में जब पैरेलल है तो के इक्विवेलेंट आपके पास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट आपके पास किसके बराबर होगा, एन के बराबर हो जाएगा। सो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 के आपके पास आ गया। तो इनकी वजह से जो हमारे पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास 2 के आ गई। और फिर जो आपका दूसरा ये वाला कनेक्टेड है, अब डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये एक मैस एम मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, ये के है, और ये जो आपके पास येलो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 2 के आपके पास आ गए। नाउ दीज टू आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बोथ आर अनइक्वल। जब अनइक्वल बात हो गई और आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गई, हमारे पास 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, या आप इसको ले इक्वल्स टू के प्लस आपके के, तो 2 के आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पे कि 1 + 2 बन जाएगा। मैं इक्विवेलेंट की बात करूँ, क्योंकि तो ये तो 1/k इक्विवेलेंट आया, तो के इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल, इसका क्या बाय 3 के आपके पास आ जाएगा। पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर ए, वी गेट t is equals to 2 पाई अंडर रूट ऑफ m 2/3 के आपके पास आ जाएगा। अब इसको चूंकि थोड़ा सा आपने सोल्यूशन फॉर्म में लिख रहा है, तो आप इसको जैसे लिखेंगे रूट ऑफ ये 3 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, 3m डिवाइडेड बाय 2k विल बी द आंसर, ठीक। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास कौन सी होगी, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। आपने वो सॉल्व करना है, आपके पास सिर्फ ना 30 सेकेंड्स होंगे। नाउ वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लेट्स से एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे मैंने इसका मैथ अटैच कर लिया, और यहाँ पे एक स्प्रिंग मैंने अटैच किया। तो ये मेरे पास एक फिगर गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या है, के है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या है, के है। उसी तरह से आप करना स्टार्ट कर दें, वो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जाता है यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k। ऑप्शन नंबर बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय 2k। ऑप्शन नंबर सी t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2m बाई k। एंड डेल्टा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। लेट्स से सॉल्व करना, जरा इसको स्टार्ट कर दे, आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है।
जी, हो गया सॉल्व सबका? जी बेटा, सबका हो गया? जी, कोई आंसर दे दे बेटा इसका, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। बीटा, वाइड्स बीटा। तो ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, पहले तो ये बताएं। याद रखें, ये नोट की फॉर्म में मैं लिख देता हूँ बेटा, कि किसी भी स्प्रिंग्स के दरमियान, स्प्रिंग्स के दरमियान मैस आ जाए तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो अब आप क्या लिखेंगे, वन और के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वन और के वन प्लस वन और के टू। चूंकि वो आपके पास क्या हो गया, आइडेंटिकल्स है,